हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके परिवार में उसका बेटा रवि, बहू अर्चना, बेटी निधि थी। सुमन बहुत ही कंजूस तरह की औरत थी। उसे जब भी किसी काम के लिए पैसे मिलते वो कभी पैसे वापस नहीं करती और बहू होने के नाते रचना के वो पैसे वापस मांगने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन सुमन सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है और सबसे गले आलूओं को छांट लेती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे देखकर हंसने लगती है। सुमन, अब तो तू बहू बेटे वाली हो गई है। अब तो अपनी कंजूसी छोड़ दे। तेरे बेटे की अच्छी नौकरी भी लग गई है, फिर भी तू इतनी कंजूसी क्यों दिखा रही है? तुझसे क्या मतलब है कमला? तू अपने काम से काम नहीं रख सकती है क्या? सब्जियां लेने आई है, ले और निकल पतली गली से। तू भी कैसी बात कर रही है सुमन? मुझ जैसी पतली औरत भला पतली गली से कैसे निकलेगी? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। तुझे जो लेना है ले और जा यहाँ से। अच्छा, इतनी दादागिरी? और अगर मैं नहीं गई तो क्या कर लेगी तू? मत जा, मैं ही चली जाती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने के लिए। सुमन आलूओं में से गले हुए आलूओं को छांटकर उसे लेकर बाजार से घर चली जाती है और चुपचाप रसोई में जाकर फ्रिज में रखने लगती है। तभी वहाँ रचना आ जाती है। माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? लाइए, ये सब्जियां मैं फ्रिज में रख देती हूँ। नहीं नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रख दूंगी। तू जाकर और काम कर ले। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आ जाती है। ठीक है माँ जी, अब गुस्सा मत होइए, लेकिन अगर आलू लाई है तो थोड़ा मुझे दे दीजिए, रात के लिए सब्जी बनानी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कम कम आलू डालियो। और हाँ, पानी वाली सब्जी ज्यादा बनाया कर। हरी सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है आजकल। हरी सब्जियां वैसे भी कहाँ खाने को मिलती हैं? हमेशा पानी वाली सब्जियां ही तो खाने को मिलती हैं। जी माँ जी, जैसा आप कहें। अब आलू दीजिए। रुक जा, देती हूँ। सब्र नहीं है क्या जरा सा भी? सुमन इतना कहकर फ्रिज से गले हुए आलू निकाल कर देती है, जिसे देखते ही रचना का मुंह बन जाता है। माँ जी, आप ये क्या आलू लेकर आई हो? ये तो 2 दिन भी नहीं चलेंगे। सारे की सारे आलू सड़े हुए हैं। बहू, तेरी आंखें है कि बटन? इतने अच्छे आलू है और तूने सड़े हुए बोल रही है। हाँ, थोड़े नरम जरूर हो गए हैं, मेरे दिल की तरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये खराब हो गए हैं। माँ जी, गले आलू का मतलब सड़े आलू ही होता है। मैं तो इन आलू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। ना जाने इतनी कंजूस सास मुझे कहाँ से मिल गई। भगवान, क्या होगा मेरा? बहू, तू मुझे कंजूस बोल रही है? शर्म नहीं आती है क्या तुझे? माँ जी, अब कंजूस को कंजूस नहीं बोलूँ तो क्या दयावान बोलूँ? मैं आपकी कंजूसी से बहुत दुखी हो गई हूँ सच में। इन आलू की सब्जी आप ही बनाइए और आप ही खाइएगा। रचना इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुमन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से उन्हीं आलू की सब्जी बनाती है और आराम से खाती और अपनी कंजूसी के चलते किसी को कुछ बनाने भी नहीं देती। जिस पर रचना अपने पति रवि को फोन करके सब बताती है और रवि रात में आते समय अपने बैग में पिज्जा लेकर घर आता है और दोनों आराम से रूम में बैठे पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी सुमन वहाँ आ जाती है। ओहो, मेरे पीठ पीछे दोनों मियाँ बीवी मिलकर पार्टी कर रहे हैं, वो भी पिज्जा की। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे। कितने का खून करके आया? तू जल्दी बता। माँ, वो मैं 800 बस ज्यादा नहीं है। कभी कभी तो खाना होता है, अब उसमें पैसे क्या देखना। और रचना का बहुत मन था इसलिए खा लिया। तेरी इस चटोरी बीवी का तो हमेशा ही बाहर खाने का मन करता है। जल्दी से बाकी बचे हुए पैसे निकाल कर मुझे दे, और अब से तू मुझे आधी नहीं पूरी तनख्वाह ला कर देगा। पता नहीं तुम लोग ऐसे ही बेकार की चीजों पर पैसे कैसे खर्च करते रहते हो। माँ, अगर मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा तो अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? ऐसा मत करो माँ। हाँ, तो मैं तुझे पैसे देने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ। जब भी तुझे पैसे की जरूरत होगी मुझसे मांग लियो। जब स्कूल जाता था तब भी तो मुझसे पैसे लेता था ना, अब ऑफिस जाने के लिए ले लियो। सुमन इतना कहकर रवि की जेब से सारे पैसे निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रचना कहती है, मेरा बस चले तो मैं आपकी माँ को अभी इसी वक्त घर से निकाल दूं। इतना कंजूस कोई कैसे हो सकता है यार? या तो तुम मेरी इस कंजूस सास का कुछ करो या मुझे मेरे मायके छोड़ दो। रचना इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। एक दिन सुमन अपने कमरे में बिना पंखा चलाए बैठी होती है। तभी रचना वहाँ आती है और उसे पसीने में तर देखकर कहती है, माँ जी, मैं आपके कमरे का पंखा चला दूं? बहुत गर्मी लग रही होगी ना आपको?
नहीं नहीं बहू, पंखा क्यों चालू कर रही है? बिना बात के बिजली का बिल बढ़ जाएगा। खिड़की खुली है, हवा आ रही है, मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। वो तो आपके माथे से टपकता पसीना ही बता रहा है कि आपको गर्मी लग रही है या नहीं। मैं चला देती हूँ आपका पंखा। आज तक मैंने अपनी सास जितनी कंजूस औरत कहीं नहीं देखी है। बोला ना बहू कि मुझे पंखे की जरूरत नहीं है। और रही बात पसीने की, तो मैं जानकर अपना पसीना निकाल रही हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। अगर मैं दिन में सो लेती हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। माँ जी, आपसे और आपकी इस कंजूसी से तो मैं हार गई हूँ। कसम से आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको जिंदगी जीना आता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद रचना कमरे से बाहर चली जाती है और रसोई में कुकर चढ़ाकर छत से कपड़े लेने जाती है। तभी सुमन वहाँ आती है और जल्दी गैस को देखकर गैस बंद करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रचना रसोई में आती है और अपने आप में सोचती है, मुझे सीटी की आवाज तो सुनाई नहीं दी और गैस भी बंद है। क्या ये गैस मैंने ही बंद करी थी? खाना तो मैं ही बना रही थी, शायद मैंने ही बंद कर दिया होगा। छोड़। कुछ देर बाद रवि ऑफिस से घर आता है और रचना खाना लेने रसोई में आती है। वो जैसे ही कुकर का ढक्कन खोलती है, सारे चावल कच्चे ही पड़े होते हैं। उधर दूसरी तरफ रवि खाना खाना चिल्ला रहा होता है। रचना सिर्फ दाल रोटी और अचार लेकर कमरे में जाती है। ये क्या, तुम अभी भी रोटी लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं रात में सिर्फ दाल चावल और अचार खाता हूँ, फिर भी तुमने चावल नहीं बनाए? मैंने चावल बनाए थे लेकिन वो कच्चे हैं अभी, और इतनी देर पानी में पड़े पड़े वो फूल कर खराब हो गए हैं। अब अगर मैंने उसमें सीटी लगाई तो बहुत नरम हो जाएंगे, जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। यार हद है, तुम्हें ठीक से चावल भी बनाना नहीं आता। क्या बात कर रही हो तुम? ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। रवि और रचना आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों गुस्सा कर रहा है तू? माँ जी, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आपने ही गैस बंद किया था ना चावल का। हाँ मैंने ही बंद किया था, लेकिन हुआ क्या, इतनी महंगी गैस है तो जब देखो कुछ न कुछ चढ़ाई रहती है इस पर। माँ जी बस करिए, आपकी इस कंजूसी से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कम से कम गैस बंद करने से पहले तो चेक कर लेती कि कुकर में सीटी लगी भी है या नहीं। मुझे क्या पता, खाना तो तू ही बना रही थी ना। आपको कहाँ ही कुछ पता रहता है, आपको तो बस गैस बंद करने का पता रहता है। क्या करूँ मैं आपकी इस कंजूसी का। थोड़ी देर बाद सुमन वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुमन अपने बहू बेटे के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती है, जहाँ उन्हें अलग अलग 3 मिठाई के डब्बे मिलते हैं। लेकिन सुमन अपनी कंजूसी के चलते मिठाई का डब्बा छुपा लेती है और दूसरों के डब्बों से मिठाई खाकर पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद सभी घर वापस आकर सोफे पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ भी कहो, मिठाई तो रिश्तेदारों के यहाँ की बहुत अच्छी थी। मन तो था कि एक डब्बा आते टाइम और मांग लूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कहेंगे कभी मिठाई नहीं देखी इन लोगों ने। मन तो मेरा भी था, क्योंकि वो मिठाई काजू कतली जो थी। लेकिन वही बात मेरे मन में भी आ गई जो आपने बोली कि क्या सोचेंगे वो लोग कि मिठाई नहीं देखी है कभी, इसलिए इतनी ललचा रही है। तुम लोगों को इतना मन कर रहा है मिठाई खाने का, तो लो और खाओ जी भर कर मिठाई। माँ, हमें तो एक डब्बा ही मिला था, लेकिन आपको 3 कैसे मिल गए? बेटा वहाँ पानी पिलाने वाले बहुत थे। मैंने अपने रिश्तेदारों से अपने नाम के साथ साथ तुम्हारे नाम की मिठाई के डब्बे भी मांग लिए और खुद दूसरों के डब्बे में से खा लिया, तो बच गए ना 3 डब्बे मिठाई के। वाह क्या बात है, मेरी कंजूस सास, आज तो आपकी कंजूसी ने कमाल ही कर दिया। रचना इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके साथ साथ उसका पति और सास भी हंसने लगते हैं, पर मिठाई खाते हुए एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। राधिका अपनी माँ कालिंदी और अपने पिता राघव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका अपनी माँ कालिंदी के साथ बाजार जा रही थी। तभी राधिका के कानों तक एक गाने की आवाज आती है। ये सुनकर राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ आपने सुना? क्या राधिका? माँ गाने आपने सुना नहीं क्या? मेरा तो बहुत मन कर रहा है अब डीजे पर नाचने का। चुप कर, जब देखो बोलती रहेगी नाचना है नाचना है। अरे कभी कभी तो लगता है मैंने इंसान को नहीं बल्कि नागिन को पैदा किया है। जैसे नागिन बीन की धुन पर पागल हुए नाचने लगती है ना, ठीक उसी तरह तू भी गाने सुनते ही नाचने लग जाती है। शादी की उम्र हो गई है पर बच्चों की तरह नाचना नहीं गया इसका। माँ भी तो मैं बच्ची हूँ। और राधिका अपनी माँ से आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही गाने की आवाज और तेज होने लगती है और ऑटोमेटिकली अब राधिका के पैर थिरकने लगते हैं। अब राधिका ना आओ देखती है ना ताओ
और वो सीधा नाचने लगती है। ये देख कालिंदी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राधिका जब अपने घर आती है तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप मुझे वहाँ अकेले क्यों छोड़कर आ गई? मैंने आपको कहा था ना कि मैं बस अभी आती हूँ। देख बेटा, तुझे तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर मुझे तो है ना, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। रेस्ट करने जा रही है या अपने कमरे में फिर से नाचने जा रही है? माँ नाच कर आई हूँ इसलिए थक गई हूँ। अब जब इंसान थका होगा तभी तो वो रेस्ट करेगा ना। राधिका अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं अब कालिंदी अपनी बेटी की इस हरकत से परेशान हो जाती है और ठान लेती है कि वो अपनी बेटी की शादी करवा कर रहेगी। शाम को जब राघव घर वापस आता है तब कालिंदी राघव को सारी बातें बताती है और उससे बोलती है, देखिए जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें अपनी राधिका की शादी करवा देनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये किसी न किसी दिन हमारी जरूर नाक कटवाएगी। और वैसे भी ये शादी लायक हो चुकी है और अब हमें इसके हाथ पीले करवा ही देने चाहिए। पर कालिंदी, क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो सुधर जाएगी? अजी जब इसके सर पर जिम्मेदारियाँ होंगी ना तो अकल अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। अब आप राधिका के रिश्ते के लिए बात चलाएंगे या नहीं? अरे भड़कती क्यों, चलाता हूँ ना। राघव कालिंदी की बात से सहमत हो जाता है और हर जगह अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाता है। ऐसे ही अब बहुत जल्द ही राधिका का रिश्ता एक बहुत अच्छे लड़के से पक्का हो जाता है जिसका नाम अमर था। कुछ ही समय में दोनों की शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। शादी की रात भी आ जाती है। राधिका की शादी वाले दिन डीजे बज रहे थे, पर ना चाहते हुए भी राधिका ने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। तभी अमर का एक दोस्त कार्तिक स्टेज पर आता है और राधिका और अमर का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए कहता है, हे ब्रो, चलना, चलकर डांस करते हैं। कितना अच्छा लगेगा ना जब दूल्हा दुल्हन डांस करेंगे। और तुम दोनों तो सच में मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। हाय भाई, अभी तक तो कहाँ था? मुझे तो लगा था कि मैं अपनी शादी में डीजे पर डांस ही नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाभी चलिए, आप चलिए, ये तो जाने से रहा। अब जब आप डांस करेंगी ना तो क्या पता ये भी आ जाए। अरे भाई, तू देखना, तेरी भाभी ने कितना हैवी लहंगा पहना हुआ है, वो कैसे डांस करेगी? इसीलिए मैं तुझे मना कर रहा था। क्यों राधिका, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे क्या खाक सही बोल रहे हैं। भगवान जी प्लीज कुछ तो कीजिए, मुझे डीजे पर डांस करना है। अमर, ये ठीक नहीं है। अगर तूने डांस नहीं किया ना भाभी के साथ तो मैं अभी इसी वक्त चला जाऊंगा। कार्तिक की ये बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी अमर को अपनी वाइफ राधिका के साथ डांस करना पड़ता है। पहले तो राधिका आराम से डांस करती है, पर जैसे ही डीजे की आवाज लाउड होती है वैसे ही राधिका भी अपनी शर्म छोड़कर डांस करने लगती है। अब सभी लोग सिर्फ और सिर्फ राधिका को ही देखने लगते हैं। जब इस बारे में राघव को पता चलता है कि राधिका डीजे पर जोरों शोरों से नाच रही है तो वो डीजे ही बंद करवा देता है और कहता है, सॉरी गाइस, रात के 10 बज गए हैं और जैसा तुम लोगों को पता है कि रात के 10 बजने के बाद सरकार डीजे अलाउ नहीं करती है, इसलिए अब हम शादी की बाकी रस्मों को पूरा करते हैं। पापा मैं जानती हूँ आपने डीजे क्यों बंद करवाया है, पर कोई बात नहीं, आप मुझे बस कुछ घंटों तक ही रोक पाएंगे, उसके बाद तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अपने ससुराल में कुछ भी करूँ, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। राधिका ये सब कुछ सोचकर स्माइल कर रही होती है और अब कुछ ही देर में पूरी विधि विधान के साथ राधिका अमर के साथ 7 जन्म के बंधन में बंध जाती है। राधिका शादी के बाद अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से संभाल लेती है और कुछ दिनों बाद रिसेप्शन होता है जहां राधिका बैठकर सभी को डांस करता हुआ देख रही थी। तो अब उसका भी मन डांस करने का होता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। तभी उसके बगल में अमर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर राधिका कहती है, अमर जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो, क्या हुआ? वो डीजे बज रहा है तो क्या मैं डीजे पर नाच लूं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें यहाँ लोग देखने आए हैं और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम डीजे पर नाचना चाहती हो? करने दो ना डांस प्लीज, मेरे पैर अपने आप मटक रहे हैं अमर जी। यार राधिका, बस भी करो प्लीज अमर जी, जाने दीजिए। अब जब अमर राधिका की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर उसे डीजे पर नाचने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद हमारी राधिका अब डीजे पर जाकर अपना कमाल दिखाती है। इस तरह राधिका की शादी का रिसेप्शन भी निपट जाता है और अब देखते ही देखते
3 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन अमर अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कल मेरे ऑफिस में पार्टी है और सभी अपनी अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो मैं भी कल राधिका को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, बहू को बोल दियो कि कल वो समय से तैयार रहे। हाँ माँ, बस उसके पास जाकर बोलने ही वाला था, पर सोचा कि पहले आपको बता दूं। इस बात से अनजान अमर कि राधिका डीजे पर नाचने की आदी है, वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाने की सोचता है और वो उसके पास आकर उससे कहता है, राधिका कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि कल तुम अच्छे से तैयार रहो। पार्टी मतलब डीजे? यस। क्या हुआ राधिका, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। राधिका कल होने का इंतजार कर रही थी और थोड़ी देर बाद अब सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह अमर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर को अमर और राधिका दोनों ही पार्टी में जाते हैं, जहां राधिका देखती है कि वहां पर काफी बड़ा डीजे लगा होता है। डीजे देख राधिका मटकने लगती है। उसको ऐसे मटकता हुआ देखकर अमर कहता है, देखो राधिका, ये मेरी ऑफिस की पार्टी है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ अपना जलवा दिखाओ। मैं आशा करता हूँ कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अमर साफ साफ लफ्जों में उसे डांस करने से मना कर देता है और राधिका मान भी जाती है। पर तभी वहाँ पर अमर के बॉस की वाइफ अपने हाथों में वाइन लेकर आती है और जबरदस्ती राधिका को पिला देती है। वाइन पीने की वजह से राधिका को काफी नशा चढ़ जाता है और नशे में ना तो वो अपने पति की सुनती है और ना ही किसी और की, और वो सीधा डीजे पर जाकर नाचने लगती है। उसके इस तरह डांस करने की वजह से अमर को बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील होता है और वो उसे वहाँ से अपने घर ले जाता है। राधिका को नशे की हालत में देखकर अमर की माँ अमर से कहती है, बेटा ये क्या, तू इतनी जल्दी आ गया और बहू इस तरह से बड़बड़ा क्यों रही है? माँ, इसको मेरे ऑनर की वाइफ ने पिला दी है, इसलिए ये। अरे ऐसे कैसे पिला दी उसको? कोई सेंस है या नहीं? किसी के घर की बहू को पिला दिया उसने? माँ बस करो, अभी आप शांत हो जाओ प्लीज। अमर राधिका को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। अमर नहाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी लेटी हुई राधिका अमर का हाथ पकड़ती है और उससे नशे में कहती है, अमर जी, मैंने नहीं पी, मुझे वो सच्ची मुच्ची में पिलाई थी। मैं डांस भी नहीं करना चाहती थी, पर हाँ कोई बात नहीं राधिका, तुम सो जाओ। अमर को पता था कि इसने इस बार राधिका की गलती नहीं है और बस इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहता और उसे माफ कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।